अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 पास पेपर सॉल्यूशन, जो कि रिसेंटली फेडरल बोर्ड के नेशनल बुक फाउंडेशन की जो कंप्यूटर क्लास 9th का पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी आपको पता है कि 29 सितंबर को जो है वो इम्प्रूवमेंट के या फिर जिन बच्चों की सपोज अगर सप्ली है तो वो पेपर भी है, उनके लिए भी ये एक जो है ना हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस पेपर में हम कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्या आपको क्या किन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पेपर करते हुए अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए, बहुत ही उन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने जो है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से रीड करना होता है। आया उसमें जो है वो पर्पस पूछा जा रहा है, उसमें क्वेश्चन में एग्जांपल पूछी जा रही है, उसमें स्कोप पूछा जा रहा है, उसमें उसकी एप्लीकेशंस पूछी जा रही हैं या फिर सिंपल डेफिनेशन पूछी जा रही है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना, फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होता। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि अगर सपोज कहते हैं डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो वो शायद उसकी एग्जांपल लिख के आ जाए। या सपोज नेगेटिव इफेक्ट्स है या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई है, तो वो शायद उसमें जो है ना एआई की डेफिनेशन लिख के आ जाए। अब ऐसे केसेस में मार्क्स नहीं मिलते। सो इसलिए आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ कर उसका आंसर देना होता है। और फिर इसमें भी एक जो है ना मिस्टेक है बच्चे करते हैं कि बुक में जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कोई भी अगर पैराग्राफ है सपोज करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो पहली 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स जो है वो याद कर लेंगे, नीचे जो डिटेल लिखी हुई है उसको वो इग्नोर कर देंगे। अब देखिए, हो सकता है कि वो डिटेल जो है वो नीचे उसकी एप्लीकेशंस हों, कोई उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है और क्वेश्चन वहीं वहीं से आए, तो फिर आपके जो है ना नंबर कट जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना होता है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना होता है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी जो है ना हमने यहाँ पे 22 शॉर्ट क्वेश्चंस और 6 जो लॉन्ग क्वेश्चंस और के साथ जो पूछे गए थे पेपर में उनके कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है, और अभी आपको पता है कि जो मज़ीद नेक्स्ट जो पेपर होंगे उनमें पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। पहले 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता था, अब जो पेपर होंगे 2026 में होंगे उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी मार्किंग है 3 और लॉन्ग की है 6। ये पेपर सॉल्यूशन जो डिस्कस किया जा रहा है इसमें 3 और 2 4 सभी मार्क्स को जो है वो अच्छे से कवर किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिशिंग, आल्सो गिव एन एग्जांपल। ओके बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि फिशिंग क्या होती है। वर्ड फिशिंग यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट के जो आंसर है उसी को नहीं डिस्कस किया जा रहा, बल्कि पूरा टॉपिक ही जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो जो वर्ड फिशिंग है ना वो एक्चुअली फिशिंग से आया है। जो आपके माइंड में फिशिंग आ रही है ना, मछली पकड़ने वाली, उसी फिशिंग से ये वर्ड आया। मतलब जालसाजी, जाल डालना और शिकार पकड़ना। जिससे समंदर में जाल डाला जाता है और मछलियां जो है वो फंस जाती हैं, वैसे ही हैकर्स जो होते हैं ना इंटरनेट पर एक डिजिटल जाल डालते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। फिशिंग एक जो है ना साइबर अटैक टेक्निक है, जिसमें हैकर आपको फेक ईमेल्स, एसएमएस या वेबसाइट्स भेजते हैं और जो है ना आपको वो बिल्कुल रियल लगती हैं। आपको लगता है कि ये आपका बैंक स्कूल या किसी ट्रस्टेड कंपनी की तरफ से आए, लेकिन असल में वो एक ट्रैप होता है। अब हम पर्पस पे आते हैं कि फिशिंग का पर्पस क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है बात। हैकर आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, CNIC डिटेल्स या बैंक अकाउंट की लॉगिन आईडी। मतलब वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ऐसा तो आपके साथ होता भी होगा, आपको व्हाट्सएप पे या आपको कॉल्स आती होंगी और आपको कहा जाता होगा कि आपका कोई पार्सल आया है और जो है ना आपने पेमेंट भी नहीं करनी। बंदा बड़ा थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है कि हाँ भाई पेमेंट भी नहीं करनी, मंगवाया तो मैंने कुछ नहीं है लेकिन चलो पार्सल आया मैं रिसीव कर लेता हूँ। लेकिन वो जो हैकर होता है वो क्या करता है, वो आपको ये कहते हैं कि आपने एक कोड है वो सेंड करना है हमें। अब जब आप कोड सेंड करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप होता है वो हैक हो जाता है। ठीक है, या एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें कि आपको एक ईमेल आती है जो बिल्कुल बैंक की तरह लगती है। उसमें लिखा होता है कि वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, आप जब लिंक खोलते हैं एक पेज ओपन होता है जो आपको बिल्कुल रियल बैंक की वेबसाइट लगती है, लेकिन असल में वो एक फेक कॉपी होती है। ठीक है, जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं वो हैकर के पास चला जाता है।
अब हैकर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपका अकाउंट एम्प्टी भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेजेस आते हैं, क्लिक दिस लिंक टू विन फ्री बैलेंस और टू विन फ्री आईफोन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना क्यूरियोसिटी में क्लिक कर देते हैं, लेकिन असल में वो लिंक मालवेयर इंस्टॉल कर देता है या फिर आपकी डिटेल्स को चोरी करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि कोई भी बैंक या ट्रस्टेड कंपनी कभी भी ईमेल या एसएमएस के ज़रिए आपके पासवर्ड नहीं मांगती, ठीक है। अगर लिंक सस्पिशियस लगे तो उसको आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेबसाइट जो यूआरएल होता है ना उसको आप चेक किया करें, क्योंकि जो हमेशा अथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनका यूआरएल स्टार्ट होता है HTTPS से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज briefly discuss any two positive impacts of AI on our daily life. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझ कर काम करे। इसका डेली लाइफ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। हम अगर हेल्थ केयर की बात करें तो एआई डॉक्टर्स को हेल्प करता है डिजीज़ के डायग्नोसिस में। जैसे कि अगर एक पेशेंट का एमआरआई स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट है तो एआई उसको एनालाइज करके क्लियर अर्ली स्टेज में बता देता है कि कैंसर, शुगर या कोई और प्रॉब्लम है। अब ये इंसानों की जान बचाता है और डॉक्टर्स की एफिशिएंसी को जो है ना बढ़ जाती है इसके थ्रू। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जीपीएस, गूगल पोजीशनिंग सिस्टम ऐप्स में यूज़ होता है, जो आपको शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट बताते हैं, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई की वजह से चलती हैं, जो एक्सीडेंट के चांस को कम करती हैं, ओके। ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो एआई से टाइम बचता है, ह्यूमन एरर कम होता है और लाइफ जो है ना इंसान की ईजी बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जनरेशन जो है ना टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन को दिखाती हैं। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 टू 63। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन की निस्बत इसका साइज़ भी कम था, ठीक है। साइज़ था बड़ा लेकिन फर्स्ट की निस्बत इसका साइज़ जो है वो कम था, ठीक है। और थोड़ी सी ना इसमें इम्प्रूवमेंट्स आई थी। उसके अलावा जो है लेस इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम कर रही थी। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 64 टू 71 और इसमें आईसी चिप्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ये मज़ीद जो है वो छोटी हो गई और जो है ना लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने लगी, लेस स्पेस, और ये एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट दे वर चीपर एज वेल, ओके। और इसके अलावा पावर और एफिशिएंसी इसकी जो है वो ज़्यादा थी, स्पीड भी ज़्यादा थी। ऑलराइट, आज के लैपटॉप्स जो है ना आईसीज के बेस पे हैं। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, फिफ्थ में एआई और आईसीज की बेस पे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बेस पे। जबकि सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट जो है ना एक कमरे जितने बड़े होते थे, फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनल डेटा एंड नॉमिनल डेटा। अच्छा, डेटा को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों। ऑर्डिनल डेटा जो होता है ना इसमें एक नेचुरल ऑर्डर होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इन अ रेस, ओके। कंपैरिजन हो सकता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस मैयर नहीं होता ऑर्डिनल डेटा में। नॉमिनल डेटा जो होता है इसमें सिर्फ लेबल्स होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं, कलर्स जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, इसमें कंपैरिजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल जो है ना एजुकेशन लेवल, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट वगैरह। और नॉमिनल जैसे जेंडर है, मेल है, फीमेल है या फिर ब्लड ग्रुप है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज रीराइट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर करेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं या जो आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि यूनिट 3 में से रीराइट का क्वेश्चन कोड को आपने, उसमें शायद कोई एरर होगा, आपने उसको फिक्स करके उसको सही से लिखना होगा। उसके अलावा एक कोड होगा, उसकी आपने आउटपुट लिखनी होगी, और ये एरर्स और आउटपुट वाले हमेशा आते हैं और इसमें मार्क्स को लॉक करना सबसे आसान है, ठीक है। एक सिंपल सा कोड है हमारे पास, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट डब्ल्यू हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट क्लोज। अच्छा, ये हमारा कोड है। इसमें करेक्शन देखें क्या है हमारे पास। जावास्क्रिप्ट जो है ना केस सेंसिटिव है, पहली बात तो ये है, सब कुछ इसमें लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, लोअर केस में तो है, सही है, मसला नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट डब्ल्यू,
ये W नहीं है, W गलत है, सही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो कोट्स में होनी चाहिए और सेमीकोलन होना लाजमी है। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट टाइप, ये वाली जो हमारा पहला एरर है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन मस्ट है यहाँ पे। क्लोजिंग टैग जो है वो प्रॉपरली लाइक क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखें तो एक मिस्टेक है, स्क्रिप्ट जो क्लोजिंग टैग है वो बैक स्लैश ये वाली नहीं होती, बल्कि यहाँ पे भी अगेन जो है वो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे अलग तरह की बैक स्लैश होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये एरर्स हैं कुछ, इनको आपने फिक्स करके स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपने लिख लेना है, ये वाली स्लैश होती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, ये स्लैश यूज होती है क्लोजिंग टैग में, ओके, नॉट दिस वन, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी इनपुट डिवाइस। यहाँ पे हमने कोई भी अपनी मर्जी की लिख सकते हैं, एक इनपुट डिवाइस का हमने पर्पस लिखना है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारे कमांड्स कंप्यूटर को भेजती हैं। हमने कीबोर्ड का लिखा है, लाइक इससे हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कमांड्स टाइप करते हैं, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और उसके अलावा माउस का लिखा है, पॉइंटिंग, क्लिकिंग और ड्रैगिंग के लिए यूज़ होती है, स्क्रीन पे नेविगेशन को ईजी बना देती है, ठीक है। विदाउट इनपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे सकते, ओके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट एनी एरर्स इन द गिवन कोड ऑफ HTML। अच्छा, यहाँ पे कोड है एक और हमने इसमें से एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। HTML देन हेड क्लोज है स्टार्ट में, ये आप देख ले कितना इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और इसमें जो है ना आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। हेड पहले ही क्लोज है, टाइटल भी साथ क्लोज है, और जो देखें स्टार्टिंग टैग बाद में लगा हुआ है। फिर बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बॉडी को पहले ही क्लोज कर दिया। यहाँ पे H2 लिखा है, हेडिंग 2, और यहाँ पे हेडिंग 1 क्लोज हो रही है और बॉडी भी गलत क्लोज है। तो एरर्स ही एरर्स हैं और इनको हम इजीली जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल जो है वो गलत जगह पे था, हेड के अंदर होना चाहिए, ठीक है, उसको हमने हेड के अंदर किया सही से। फिर टाइटल को हमने बाद में क्लोज किया, देन हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहले बॉडी क्लोज थी। देन हेडिंग 2 स्टार्ट में है तो हेडिंग 2 ही क्लोज होगी। हम अगर हेडिंग 2 यहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग 1 क्लोज करें, दैट मीन्स ये एरर है, ठीक है। फिर हमारी जो है वो बॉडी का टैग क्लोज हुआ और फिर हुआ हमारा टैग क्लोज HTML का, ठीक है। बॉडी का टैग जो है ना सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता, आगे नहीं क्लोज कर सकते आप, बैक स्लैश टैग के यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ ही लगानी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर ओपन और क्लोजिंग टैग्स होने चाहिए। Alright, next question is, how does asynchronous transmission differ from synchronous transmission? Give any two differences. डेटा ट्रांसमिट करने के ये दो तरीके हैं, ठीक है। उनमें से ना हमने इनमें से दोनों में डिफरेंस बताना है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है, डेटा एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, विद लाइक क्लॉक सिग्नल। ये फास्ट होता है और लार्ज डेटा के लिए यूजफुल है। जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ठीक है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई एडिशनल जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स नहीं होती और ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस। जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, लाइक स्मॉल जो है वो डेटा पैकेट्स में सेंड होता है विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, एडिशनल इसमें बिट्स होती हैं, ठीक है। और ये स्लो होता है और छोटे डेटा के लिए यूजफुल है, ठीक है, बट नॉट फॉर लाइक लार्ज डेटा। उसके अलावा अगर हम बात करें, नॉट फॉर बिग डेटा, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें ये इसकी एग्जांपल की, तो SMS या कीबोर्ड टाइपिंग जो है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज, राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। मोस्टली जो है वो इस पेपर में डिफरेंसेस ही पूछे गए हैं, ठीक है। नेचुरल सिस्टम जो है, लाइक जो नेचर बनाती है, इंसान कंट्रोल नहीं करता, सेल्फ मेंटेन होते हैं ये सिस्टम, जैसे कि सोलर सिस्टम्स, उसके अलावा रिवर्स, ह्यूमन बॉडी, ओके। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम की, तो ये मैन मेड होते हैं, इंसान बनाता है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेंटेनेंस इनकी ज़रूरी होती है, जैसे ट्रैफिक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। डिफरेंस लाइक ये है कि नेचुरल सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम को अपग्रेड और मॉडिफाई किया जा सकता है, ओके। राइट डाउन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन नंबर डेटा टाइप एंड बुलियन डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं,
जो बताते हैं कि वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। नंबर डेटा टाइप जो होती है ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर होती हैं, जैसे कि 10, 3.14, 5, 6। नंबर्स का यूज कैलकुलेशन के लिए होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए। जो बुलियन डेटा टाइप है ना, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। ओके, और बुलियन का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ऑलराइट, इफ यहाँ पे एग्जांपल भी है कि इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर तो ये सही है तो रिजल्ट आ जाए ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके, अगर यूजर एज है या कोई भी स्टूडेंट एज है, अगर वो 18 से ग्रेटर है तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो बेसिकली नंबर जो है वो कैलकुलेशन के लिए बेस्ट है और बुलियन जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज लिस्ट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड स्पाईवेयर। आपने देखा होगा कि पेपर में ज़्यादातर जो है वो डिफरेंसेस ही पूछे गए थे। बहुत ही इजी पेपर था इस बार, ठीक है। और होपफुली जो है वो नेक्स्ट टाइम भी। पेपर तभी इजी होता है जब बच्चों ने उसकी तैयारी अच्छे से की होती है, ये बात भी आप जहन में रखिएगा। अदरवाइज सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल डिफरेंसेस भी इंसान को मुश्किल लगते हैं जब उसने पढ़ा ना हो। ओके, वायरस जो है वो एक मलिशियस प्रोग्राम है जो फाइल्स को डैमेज करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे में जो है ना स्प्रेड होता है। वो पर्पस इसका ये है कि डेटा क्रैप्ट करना या फिर सिस्टम को स्लो करना। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पाईवेयर की, तो ये एक हिडन सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली आपकी एक्टिविटीज मॉनिटर करता है। पर्पस लाइक आपका प्राइवेट डेटा चुराना होता है इसका, ठीक है। और वायरस जो है ना, लाइक पेन ड्राइव लगाने से या पूरे सिस्टम की फाइल्स जो है ना सपोज करते हैं वो करप्ट होगी। स्पाईवेयर की अगर हम बात करें तो की लॉगर जो आपकी टाइपिंग रिकॉर्ड करके हैकर को भेजता है। ओके, डिफरेंस सिंपल है इसमें, वायरस डैमेज करता है, स्पाईवेयर जो है वो चोरी करता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डज सिंप्लेक्स मोड डिफर फ्रॉम हाफ डुप्लेक्स मोड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सिंप्लेक्स मोड जो है वो डेटा सिर्फ इसमें एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट चैनल से आपके टीवी तक डेटा आता है, ठीक है। आप वापस तो कुछ नहीं भेजते। हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा दोनों तरफ जाता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक तरफ से, नॉट एट लाइक बोथ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो होती है बोथ साइड्स पे, लेकिन नॉट एट सेम टाइम। ओके, हाफ डुप्लेक्स मोड में ना, इसकी एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर जो है ना इसी तरह से काम चल रहा होता है। सिंपल है, एक लाइक वन वे रोड जैसा है। हाफ डुप्लेक्स एक जो है वो सिंगल लेन ब्रिज जैसा है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी क्रॉस करती है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सर्किट स्विचिंग वर्क। भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 में से है ये। सर्किट स्विचिंग एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेडिकेटेड पाथ बनाती है, यानी कि डेटा भेजने से पहले एक कंप्लीट रूट बनाया जाता है। सारा डेटा इसी फिक्स्ड पाथ से जाता है, ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। पुरानी टेलीफोन कॉल्स में सर्किट स्विचिंग यूज होती थी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि डेटा रिलायबल होता है और ऑर्डर्ड होता है, और डिसएडवांटेजेस का ये है कि पाथ रिजर्व रहता है, चाहे डेटा भेजना है नहीं भेजना, इसलिए ये जो है ना कॉस्टली है। आप सोचेंगे आपने एक पूरी रोड अपने लिए ब्लॉक कर ली, ठीक है, चाहे आप एक ही बाइक लेकर चल रहे हैं, लेकिन रोड आपने रिजर्व कर ली है, कोई और उसे यूज ही नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी जो है वो, इसमें सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब स्विच से कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेजेस का ये है कि अगर एक लाइक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क चल रहा होता है, जो नोड्स कनेक्टेड होते हैं। इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट इसकी ईजी होती है, एक्सपेंड करना इसको आसान होता है। नए कंप्यूटर्स इजीली इसमें ऐड हो जाते हैं, हब के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज पूछा तो नहीं गया, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जो है ना, ये चीज़ सेंट्रल हब अगर ये ही फेल हो जाए तो नेटवर्क आपका सारा का सारा फिर तबाह बर्बाद हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि स्कूल का कंप्यूटर लैब है सपोज करते हैं, जहाँ हर पीसी एक सेंट्रल स्विच से कनेक्टेड हो। अगर एक पीसी खराब हो जाए ना, जो नोड्स हैं जितने भी पीसीज हैं, तो बाकी सब तो चलते रहेंगे। ओके, हाउ आर कंसेप्ट रिप्रेजेंटेड इन अ कंसेप्ट मैप। ये आपने थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी करना है, एक ओवल को, ठीक है। ड्रॉ नहीं किया गया। कंसेप्ट मैप एक विजुअल डायग्राम होती है जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करती है। कंसेप्ट्स को सर्कल्स में, ओवल्स में या बॉक्सेस में लिखा होता है, ठीक है। एरोज और लाइन से कनेक्ट किया जाता है ताकि रिलेशन समझ आ जाए। एरोज के ऊपर कुछ शॉर्ट फ्रेजेस लिखे होते हैं जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और इसका बेनिफिट ये है कि कंसेप्ट मैप से एक कम्प्लेक्स आइडिया आप इजिली जो है ना हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज
List down any two methods of data collection. इंटरव्यू मेथड है फर्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ कर डेटा कलेक्ट करना, एग्जाम्पल डॉक्टर पेशेंट से सिम्टम्स पूछे जैसे। क्वेश्चनेयर में प्रिंटेड या ऑनलाइन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा कलेक्ट करना, इसमें ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, कुछ एमसीक्यूज टाइप। ओके, एग्जाम्पल स्कूल सर्वे फॉर्म्स की अगर हम देख लें, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि लोगों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करना, एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट्स के बिहेवियर ऑब्जर्व करता है जैसे। अगर आपको उस क्लास में स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट जानना हो तो आप सर्वे फॉर्म उसमें कंसीडर कर लें, इंटरव्यूज या उनकी चॉइस ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो कंप्यूटर साइंस की कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करती है, जिसमें डिकम्पोजिशन है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि आप उनको इजीली समझ सकें, आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, पैटर्न रिकग्निशन होता है, फिर रिपीटेड पैटर्न्स को ढूंढना, एल्गोरिदम्स होते हैं इसमें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को डिज़ाइन कर सकें। जैसे अगर एक एटीएम से आपने जो है ना मनी विदड्रॉ करने, तो पहले आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, फिर पिन, फिर अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फिर कैश विदड्रॉ करते हैं। ये सब एक एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं। बेनिफिट इसका ये है कि प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। var marks equals to 45, if marks greater than 40 document dot write you have passed else you have failed। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ही इजी और थोड़ा सा लॉजिकल हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्क्स हैं जी 45, कंडीशन चेक हुई, अगर मार्क्स ग्रेटर देन है 40 से तो मैसेज डिस्प्ले हो जाए यू हैव पास, अगर नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले हो यू हैव फेल। बेसिकली मार्क्स जो है वो 40 से ग्रेटर है यानी 45 हैं, ऑब्वियस है कि रिजल्ट हमारे पास लिखा आएगा यू हैव पास्ड। ओके, यहाँ पे इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन भी लिख दी गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट जो है ना एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल या ग्राफिकल कह लें, जिसमें सिंबल्स और एरोस का यूज करके प्रोसेस दिखाए जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लॉजिक क्लियर होती है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले, एरर्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, टीम मेंबर्स के लिए जो है ना प्रॉब्लम को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ आप देखते होंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में है तो उसको समझना कौन उसे पढ़े, रीड करे और लाइक समझे, फिर पिक्चर को देख के एकदम से समझ आ जाती है बात। ठीक है, फ्लो चार्ट से जो है ना स्टेप्स क्लियर और मिस्टेक्स कम होती हैं। अगर आपको सपोज कर दें टी बनानी है तो फ्लो चार्ट एक उसका बन जाएगा, यू विल बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, या फिर जो भी है आपके पास, ऐड शुगर मिल्क एंड देन सर्व टी। ओके, सो ये एक स्टेप बाय स्टेप इसका आप जो है ना फ्लो चार्ट बना लेंगे। हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटा आपके पर्सनल कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट सर्वर्स पर होता है। मीन्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। ओके, आप कहीं से भी इंटरनेट के जरिए अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। डेटा शेयर करना और कोलेबोरेशन ईजी हो जाती है। एग्जाम्पल है इसकी जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट गूगल ड्राइव पर जैसे सेव करते हैं और टीचर जो है ना इजीली उन्हें चेक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि स्टोरेज जो है वो सेव होती है, डेटा सेफ रहता है और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड इन जावास्क्रिप्ट। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। ओके, कोड है हमारे पास var y इक्वल्स टू 10, var z इक्वल्स टू y प्लस 10 एंड y इक्वल्स टू z माइनस 5। अच्छा, सबसे पहले देखें कि y की वैल्यू है 10, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, z बिकम्स 20। 20 कैसे हुआ, क्योंकि z क्या लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू y प्लस 10, y कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, फिर y इक्वल्स टू z माइनस 5। अब देखें जो हमारे पास z की वैल्यू है ये 20 में से हमने क्या माइनस कर देना है, 5 को माइनस कर देना है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। सिंपल है, आपके वॉलेट में 10 रुपीज़ हैं, आपको अगर 10 जो है ना मिले तो टोटल कितने हो गए 20। अब आपने 5 खर्च कर दिए तो पीछे कितने बचे 15 रुपए। ओके, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डिजाइन थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, गिव एनी 2 पॉइंट्स। डिजाइन थिंकिंग एक क्रिएटिव अप्रोच है जो इनोवेशन को प्रमोट करती है।
इसमें पहले यूजर्स की नीड्स को समझा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, सॉल्यूशंस को टेस्ट और इम्प्रूव किया जाता है ताकि फीडबैक के थ्रू, ठीक है। जब कंपनीज एक ऐप बनाती हैं ना, तो वो पहले यूजर से फीडबैक लेती हैं, फिर इम्प्रूवमेंट करती हैं। इनोवेटिव और यूजर फ्रेंडली जो है ना, फिर प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ओके, ऑलराइट, अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला है, कंपेयर एनी थ्री फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, ऑल्सो ड्रा द डायग्राम्स ऑफ बोथ। ये यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहले हम जो है ना टोपोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर्स और डिवाइसेस नेटवर्क में किस तरह फिजिकली या लॉजिकली कनेक्टेड हैं। रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हर कंप्यूटर अपने दोनों साइड्स के कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, मतलब एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में होता है। डेटा एक डायरेक्शन में जो है वो सर्कुलेट करता है। इसका जो फेलियर इफेक्ट है, अगर एक कंप्यूटर या केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है क्योंकि रिंग टूट गई। कॉस्ट इसकी, रिंग में हब स्विच की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए सस्ता पड़ता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र, डेटा एक एक कंप्यूटर से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, इसलिए डिले ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है, अगर सपोज करते हैं 5 लोग एक सर्कल में बैठकर एक जो है ना कोई जो है वो उनके पास कुछ चिट है या कोई भी चीज़ है वो पास कर रहे हैं, तो एक एक के थ्रू आगे जाती जाएगी जब तक कि वो लास्ट तक पहुंचती। ओके, अब अगर हम बात करें जो है वो किसकी, स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है। तो जो स्टार टोपोलॉजी है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर सेंट्रल हब स्विच से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ होती है आपके पास कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मतलब एक तरह का स्टार शेप बन जाता है। फेलियर इफेक्ट, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी चलेंगे, लेकिन अगर हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। कॉस्ट जो है वो हब स्विच की वजह से थोड़ी महंगी होती है, इसकी ज़्यादा होती है, और परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट और मैनेज करना इसको आसान होता है। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में टीचर एक हब है और स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर्स हैं। अगर एक स्टूडेंट क्लास में ना आए तो बाकी क्लास तो चलती रहती है ना, लेकिन अगर टीचर ही ना आए तो क्लास आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। ओके, सो ये बेस्ट एग्जांपल है जो है वो स्टार टोपोलॉजी की। अच्छा, डायग्राम यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, जो है वो यहाँ पे नहीं रखी मैंने, क्योंकि वो इजी हैं, आपकी बुक में मौजूद हैं, आप और आपको आती भी होंगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया डायग्राम्स को। सो बेसिकली रिंग जो है वो चीप है लेकिन रिस्की है, स्टार जो है वो फास्ट और रिलायबल है, लेकिन हब फेल होने की वजह से पूरा सिस्टम रुक जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is artificial intelligence? Explain any three applications of artificial intelligence. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की एबिलिटी देना। ये एल्गोरिदम्स और डेटा पर बेस्ड होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस इसकी हेल्थ केयर में है, एआई मेडिकल रिपोर्ट्स एनालाइज करता है और डिजीजेस को जल्दी डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एआई जो है वो कैंसर की अर्ली स्टेज डायग्नोस कर सकता है। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एआई स्मार्ट ट्यूटोरिंग सिस्टम जैसे प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से लर्निंग एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट ऐप्स हैं आपकी लैंग्वेज लर्निंग को वो पर्सनलाइज करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई यूज़ करती हैं। ये सेंसर्स और कैमरास के जरिए जो है वो रोड ट्रैफिक और जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनको डिटेक्ट करती हैं और सेफ डिसीजंस लेती हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग, अगर हम बात करें एआई बोट्स की, एआई चैट बोट्स जो कस्टमर सपोर्ट देते हैं, जैसे जैज बैंक ऐप में चैट असिस्टेंट होता है, ठीक है। सो एआई हर फील्ड में ह्यूमन लाइफ को इजी और एफिशिएंट बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कंप्यूटिंग इनोवेशन? एक्सप्लेन एनी थ्री हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इनोवेशन ऑन सोसाइटी। नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग इनोवेशन यानी कि नित नई इजादात जो हैं, सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस जो लाइफ को इजी तो बनाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? प्राइवेसी इश्यूज, ऑब्वियसली हर ऐप आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है, अगर मिस यूज हो जाए तो प्राइवेसी खत्म, जैसे फेसबुक डेटा लीक्स। ओके, अगर हो जाए तो साइबर क्राइम, फिशिंग, हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड कंप्यूटिंग इनोवेशंस की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं। एडिक्शन जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट है, बच्चों और यूथ का जो है ना ज़्यादा टाइम मोबाइल और गेम्स पर वेस्ट होता है।
इससे हेल्थ और स्टडीज दोनों अफेक्ट होती हैं। फिर जॉब लॉस, मशीन्स और रोबोट्स कुछ जॉब्स रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल, सेल्फ चेकआउट मशीन्स ने कैशियर्स की जॉब खत्म कर दी, ठीक है। फिर उसके अलावा डिफरेंट जो है वो अगर हम बात करें, टेली मार्केटिंग में वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड होती है, जो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट कर सकती है। सो बेसिकली इनोवेशन जो है उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को समझकर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, बी पार्ट इज राइट इन HTML कोड यूजिंग द फॉलोइंग टैग्स। इन टैग्स का यूज करके हमने एक सिंपल सा कोड लिखना है, और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी आप देखा करें कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो उसमें मार्क्स को लॉक करना आसान है। थ्योरी वाले क्वेश्चन के निस्बत ये जो हमारा सिंपल सा कोड है, इसमें हम इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। P टैग है पैराग्राफ, देन B टैग है बोल्ड, U टैग है अंडरलाइन, और बी आर टैग है लाइन ब्रेक के लिए। आप सिंपल जो है वो HTML का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले HTML लिखेंगे, हेड, टाइटल, HTML की एग्जांपल लिख लें, कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं। टाइटल क्लोज, अच्छा क्लोजिंग टैग आपने ध्यान रखना है कि आप उसमें स्लैश प्रॉपरली यूज करें, बैक स्लैश का या नहीं। यहाँ पे आपका हेड क्लोज हो जाएगा। देन बॉडी स्टार्ट, पी टैग का आपने यूज किया पैराग्राफ, दिस इज अ बी बोल्ड, और ठीक है बी का बोल्ड का भी यूज कर दिया, और पैराग्राफ आपका क्लोज हो गया। एक और छोटा सा आपने पैराग्राफ लिखा, उसमें आप अंडरलाइन दिखा रहे हैं सेंटेंस को यू टैग का यूज करके। देन आप जो है वो लाइन ब्रेक का यूज करें। लास्ट टू टैग्स हमेशा उसमें क्या क्लोज हो जाएगा, बॉडी, और देन HTML टैग क्लोज। यहाँ पे सारे टैग्स की डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है। देन है राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। बहुत ही सिंपल सा कोड है। स्क्रिप्ट यूज करेंगे आप, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर लूप का यूज हो रहा है रिपीट करने के लिए। i इक्वल्स टू 1, आई की पहली वैल्यू हमने, i एक वेरिएबल है, उसमें हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। अब i इज लेस देन इक्वल्स टू 20, यानी कि i तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 20 से लेस या इक्वल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए 1 से लेके 20 तक, और फिर हर बार i में एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हो जाएगा 21, क्या 21 लेस है 20 से? नहीं, ना ही इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन मेंशन है। अब सोचें कि एक टीचर स्टूडेंट्स को रोल कॉल करते वक्त 1 से 20 तक नाम बुला रही है। सो ये लूप की तरह चलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन जो है ना सॉफ्टवेयर चलने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर काम नहीं करता, ओके। टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है ना आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। तमाम मेमोरी प्रोसेसेस आईओ डिवाइसेस सबके सब कौन हैंडल कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ओके। देन है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, फाइल कंप्रेशन वगैरह में। और जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं स्पेशल, कुछ ये सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं, जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर वगैरह, ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है, ओके। Then is flow chart to find the product in average of 4 numbers. फ्लो चार्ट में आप कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं। स्टार्ट के लिए हमने लिखा ओवल सिंबल को यूज किया। हमने चूंकि 4 नंबर्स का हमने प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है, हमने ले लिए ए बी सी और डी। यहाँ पे देन ये कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? पैरेललोग्राम, एरो से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन हमने जो है वो रेक्टेंगल का यूज किया। यहाँ पे आप एक और तरीके से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट में आप लिख लें ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, एवरेज में आप लिख लें एवरेज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आप सम भले अलग से ना परफॉर्म करें, ओके। देन हम कर देंगे आउटपुट सम प्रोडक्ट इन एवरेज, एंड देन स्टॉप का यहाँ पे जो है वो ओवल यूज हो जाएगा स्टॉप के लिए भी। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ओवल का यूज होता है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल का, और अगर आपने कोई डिसीजन लेना हो तो यानी कि कोई जो है वो आपने कंडीशन को चेक करना हो तो हम फिर डायमंड सिंबल का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the purpose of big data? Explain any 3 benefits of big data. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूनिट 4 से है ये क्वेश्चन। अच्छा, बिग डेटा बहुत ज़्यादा डेटा जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैंडल नहीं कर सकते। ये डेटा सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, सेंसर्स और ऐप से कलेक्ट होता है। जैसे यूट्यूब एक बिग डेटा की एग्जांपल है। आप देखें 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा वीडियोस इस पे अपलोड हो रही होती हैं। ओके, सो बेसिकली हर वक्त कोई किसी को मना नहीं करता कि अभी दूसरा अपलोड करे, आप नहीं कर सकते। सो हर वक्त फेसबुक पे जैसे कोई ना कोई पोस्ट अपलोड हो रही होती है, कोई रील अपलोड हो रही होती है। ओके, सो ये तमाम बिग डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब बेनिफिट्स इसके क्या हैं? फर्स्ट वन इज बिजनेस ग्रोथ। कंपनीज कस्टमर्स की पसंद एनालाइज करके उन्हें रिकमेंड करते हैं और सेल्स बढ़ती हैं उनकी। जैसे दराज आपको वही चीज़ें सजेस्ट करता है जो आप पहले कहीं ना कहीं सर्च कर चुके होते हैं। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स पेशेंट के डेटा एनालाइज करके अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करते हैं। एजुकेशन में टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करके उन्हें पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी के लिए बिग डेटा यूज़ होता है। ठीक है, और अगर जैसे आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे आपको जब वीडियोस रेकमेंड होती हैं तो वो आपकी वॉच हिस्ट्री की बेसिस पर होती हैं। आपने जो चीज़ सर्च की होगी नेक्स्ट आपको वो रेकमेंड हो रही होगी। ओके, सो बेसिकली बिग डेटा आज के डिजिटल ज़माने का एक फ्यूल है जो हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ला रहा है। ठीक है, ओके, सो ये था हमारे आज के पास्ट पेपर का सॉल्यूशन जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।